चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास विज्ञान का दूसरा दिन है। क्योंकि विज्ञान के हम पहले दिन में, साइंस के पहले दिन में हम क्या पढ़े थे? सिर्फ और सिर्फ विषय सूची। क्या पढ़े थे? विषय सूची। यह क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो कक्षा 10 में है। उन बच्चों के लिए भी जरूरी है जो कक्षा 10 में नहीं भी है, 8th में है, 6th में है, 7th में, 9th में, 11th में, 12th में ही है। किसी भी लेवल पे है वो साइंस पढ़ना चाहते हैं, यह सभी के लिए जरूरी है। जो लोग कुछ नहीं जानते साइंस में, एकदम जीरो जानते हैं ना, उन सभी के लिए साइंस के पास कुछ न कुछ है। समझ में आई बातें? चल रहा है? कुछ न कुछ है। कुछ न कुछ का मतलब बहुत कुछ है। अगर जो लोग जीरो लेवल से एकदम सीखना चाहते हैं, जिन्हें साइंस का एस भी नहीं पता है, समझ में आई बातें, उसे भी साइंस में हम सिखा के ही मानेंगे कुछ न कुछ। समझ में आई बातें? हम वादा करते हैं कि साइंस एक ऐसी चीज है ना जो आपके मन में ना एक अलग सा उत्साह पैदा करेगी। किसी के साथ हो या ना हो, किसी अध्यापक के साथ, लेकिन मेरे साथ आप लोगों को साइंस में एक अलग सा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। ऐसा लगेगा ना हम लोग गाना गा रहे हैं। समझ में आई बातें? चलिए, साइंस का आज हमारे पास पहला दिन है और आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स। फिजिक्स मतलब क्या होता है? भौतिक विज्ञान। और अगर आप लोग पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 10 के दृष्टि से, तो पहला ही चैप्टर है प्रकाश। कौन सा चैप्टर है? प्रकाश। लेकिन प्रकाश को पढ़ने से पहले हमें शुरुआती दौर पे उसे इंटरेस्ट पालने के लिए बोले तो रुचि पालने के लिए हम कुछ ना कुछ नई चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं तरंग। इंग्लिश में इसे वेव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सुमित बेटा क्या कहते हैं? वेव। हम क्या पढ़ने वाले? वेव। वेव क्या है? व्हाट इज द वेव? तरंग क्या है? जब किसी भी माध्यम में ना कोई भी हलचल दिखे, किसी भी माध्यम में, माध्यम क्या होता है? सबसे पहली बात तो माध्यम क्या होता है? मीडियम क्या होता है? सुमित बेटा, व्हाट इज द मीडियम? जिसके सहारे। हाँ, जिसके सहारे। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज चलेगी ना तो किसी न किसी के सहारे चलेगी, है ना? लेकिन हमारे पास प्रकाश ऐसा है जिसे चलने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता, लेकिन फिर भी हम माध्यम में तो बांटेंगे। किसमें बांटेंगे? माध्यम में। हमारे पास अगर तरंग की बात करें तो सबसे पहले हम माध्यम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते बाबू? माध्यम। इंग्लिश न लिखेंगे लेकिन बोलेंगे। सीबीएसई वाले समझ जाएंगे। लिखेंगे नहीं लेकिन बोल लेंगे, क्योंकि अगर हमें अपनी भाषा में कुछ समझाया जाए ना तो हम बेहतर सीख सकते हैं, है ना? परेशान नहीं होना है। हम अंग्रेजी के पीछे भागते रहते हैं, अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी में सीखो, है ना? तो नहीं, अंग्रेजी में सूद के दिखाओ तो नीत तो वही है, देसी भाषा में ही आएगी लपेट लपेट के, है कि नहीं? पूरे रात में कहा जाता है कि एक व्यक्ति करीबन 50 से 56 से 60 बार करवटे फेर लेता है, ठीक ना? अब कोई दो आदमी के बीच में सुता था, एक को करना फेरी तो मन 72 बार करके कहे के, लेकिन नॉर्मली 60 से 70 बार तक हो जाता है, ठीक ना? ये नॉर्मल है करवटे फेरना। और एक बात और है, सुनकर बड़ी हैरानी होगी, सुनकर बड़ी हैरानी होगी, समझिएगा क्या? ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है ना बाबू कि जब आदमी सोया रहता है ना तो रात में कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा जरूर खा जाता है। अब ये सुन के हैरानी होगी, महिलाओं के लिए तो ज्यादा हैरानी होगी, जरूर कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा खा जाता है, ये फिक्स है। कोई से खाना कैसे खाते हो? मुंह से। कीड़ा मकोड़ा कैसे खाओगे? आंख से? मुंह से ना खाओगे। सभी लोग को बोला हूं बाबू, अजीब आपको लगा है, हमने बोला सभी को है ना। अजीब तो महिलाओं को ही लग जाता है, भले चौमीन केचुआ की तरह मुंह में खाएंगी, आधा लटका रहेगा, असर से खींचेंगी बाद में। अरे बाबू पूछिए मत। आइए, तो हम माध्यम पढ़ने वाले हैं, बहुत मार मारेंगे। पीछे बैठ जाओ, पंखा चल रहा है ना, गो टू बैक जाओ, बैठ जाओ, पीछे पंखा चल रहा है तो वहां बैठ जाओ। चलिए माध्यम देखते हैं, माध्यम क्या है ना। देखिए, हमारे पास अगर माध्यम को बांटा जाए ना, माध्यम दो है, एक तो सघन माध्यम
और एक तो विरल। सघन को हम डेंसर बोलते हैं और विरल को क्या बोलते हैं? रेयर। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, दो ही माध्यमों में होती है। कौन सघन है और कौन विरल है, कौन रेयर है और कौन डेंसर है, यह दोनों चीजें डिपेंड करती है एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन पर, अपोजिट पर। जैसे मैंने हवा ले लिया और एक तरफ पानी ले लिया। क्या ले लिया? हवा और पानी। तो हमारे पास हवा और पानी में सबसे पतला कौन है? हवा। पानी तो हवा से मोटा ही है। अब कहेंगे सर जी कैसे मोटा? कहेंगे किसी भी तत्वों के जो अणु होते हैं ना, एटम्स, वह कितने पास पास है, यह बताता है कि वह रेयर है कि डेंसर, दूसरे वस्तु के मुकाबले। तो अगर हवा और पानी ले तो पानी मोटा है। पानी क्या है? पानी थोड़ा सा गाढ़ा है हवा से, थोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा गाढ़ा है। भाई हवा भर के ऐसे गुब्बारा में मार देंगे, कपार फूट जाएगा? नहीं। लेकिन इतना बड़ा गुब्बारा में पानी भर के मुंह पे मार देंगे, कपार तो ना फटेगा लेकिन आदमी पूरी तरह से हिल जाएगा। और पानी को अगर हम 4000 psi पर डाल दें, पूरा छेद के आर पार चला जाएगा, इतनी ज्यादा स्पीड हो जाएगी। आप लोगों ने शायद कभी सुना होगा, जेट कटर मशीन होती है, जेट कटर। पानी से लोहा को काट दिया जाता है, पत्थर को काट दिया जाता है, पानी को एक पतले सरकरे रास्ते से तेजी से गुजार कर। समझ में आई बातें? तो कहीं ना कहीं हवा से ज्यादा डेंस है पानी। तो हमारे पास दो माध्यम हो गया। अगर हम हवा को लें बेटा, किसको लें? हवा को। और किसको लें? जल को। तो मेरे बच्चों, हवा के मुकाबले जल सघन हो गया। क्या हो गया? सघन। और यह क्या हो गया? विरल। बात समझ में आई क्या? दो ही माध्यम। लेकिन वस्तु के आधार पर बांटे तो हमारे पास तीन तरह की वस्तु है। वस्तु की कितनी अवस्थाएं? तीन। किसी भी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? तीन। यह कक्षा 8 में ही आप लोग पढ़ चुके हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तीन। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? अब ये सोच के हैरानी होगी कि सर जी कह रहे हैं कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं, कुछ लोग 7 में है इसमें, अरे 5 में पढ़ चुके होंगे। ये जरूरी नहीं, जरूरी है कि पढ़ाने वाला स्कूल कैसा है। बात समझ में आई क्या? तो हमारे पास अगर पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बातें, ध्यान से देखिएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करें, किसके बारे में? अवस्था को इंग्लिश में स्टेज कहते हैं। स्टेट कहते हैं, स्टेज नहीं स्टेट। अब समझिएगा कितनी अवस्था है? तीन। कितनी अवस्था है? तीन। पहली अवस्था ठोस, दूसरी द्रव, और तीसरी हमारे पास है क्या चीज? वैसे तो अगर मेरे बच्चों ना सामान्य माध्यम में अवस्थाओं की बात करें तो 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं आदित्य बेटा? 5। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 5। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? मेन अवस्थाएं हमारे पास मुख्य 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ की। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे ना कि पदार्थ की मुख्य कितनी अवस्थाएं, तो आप क्या बोलेंगे? 3। लेकिन अगर हम सामान्यतः देखें तो 5 अवस्थाएं। ठोस, द्रव, गैस तो हो ही गया, इसके साथ साथ और हमारे पास 2 है। एक तो क्या है? प्लाज्मा, और दूसरा क्या है? बोस आइंस्टीन। आइंस्टीन। कोई दिक्कत है यहां तक? लेकिन अगर हम तरंग की बात करें ना, तो तरंग सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों ना इन्हीं तीनों अवस्थाओं में गमन कर सकती है। इनसे उनको कोई लेना देना नहीं। तरंग को जब भी गमन कराने की बात आती है ना, चलने की बात आती है, तो इन तीनों अवस्थाओं, उसके बाद हम एक चौथी जगह देख लेते हैं जिसे निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात। निर्वात में न ही ठोस होगा, न ही द्रव होगा, और न ही क्या होगा? जहां तीनों में से कुछ भी ना हो, उसी अवस्था को क्या कहते हैं? बात समझ में आई क्या? जहां न ही ठोस मौजूद हो, न ही द्रव और न ही गैस, इसी अवस्था को क्या कहेंगे बच्चों? निर्वात। क्या कहेंगे? निर्वात। अंतरिक्ष में पृथ्वी के बाहर वाली सारी स्थितियां क्या कहलाएंगे? पृथ्वी के सारी बाहर वाली स्थितियां क्या कहलाएंगी? हमारे पृथ्वी का एक अपना वायुमंडल है। अपना क्या है? वायुमंडल का मतलब क्या होता है? वायु द्वारा घेरा, हवाओं का जो जाल हमें घेरा पड़ा है ना, उसे ही वायुमंडल कहते हैं पृथ्वी के ऊपर।
उसकी एक मुख्य अवस्था है, उसके बाद कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल के बाहर जितनी भी चीजें है ना, सब क्या कहलाएगी? निर्वात। बात समझ में आई क्या? तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? तरंग। क्या पढ़ने वाले हैं? तरंग। आइए ध्यान से देखते हैं तरंग के बारे में। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं ना। इतनी बातें तो आप समझ ही गए होंगे कि ठोस द्रव गैस अवस्थाएं होती हैं, माध्यम में दो माध्यम होते हैं, सघन और विरल। अगर ये चीजें ना पल्ले पड़ रही है तो आप घबराइए मत। जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे ना, प्रकाश का क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन, तो हम क्या पढ़ लेंगे? सघन और विरल। क्या पढ़ लेंगे? सघन और विरल। बात समझ में आई क्या? क्या पढ़ेंगे? सघन और विरल। बात ध्यान सुनिए, बात करेंगे तो पीट देंगे, और बोला के ना लाइव पीट देंगे, मतलब कैमरा के सामने ही, किसी को भी। चलिए पेन फेंकी दो बेटा, अब आ बेटा थोड़ा दो पेन। समझ में आई बात है? आप बात कर सकते हैं, टॉपिक पे बात करिए। हमने कहा मना किया बात नहीं करना है, लेकिन दुख सुख बांट रहे हैं अपने में, है कि नहीं? अच्छा पेन तो, अब बात तो बड़ी दूर थी ना। ए अभा पेन दे दो। चलिए आइए, चलिए तरंग ना, तरंग को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? दो। तरंग कितने भागों में बांट दिया गया बाबू? सुमित, आर यू अंडरस्टैंड? कितने भागों में बांटा गया? एक को कहते हैं यांत्रिक तरंग। क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंग। इंग्लिश में मैकेनिकल वेव। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैकेनिकल वेव। अब हम लिख ही देते हैं मैकेनिकल और डब्ल्यू से लिख देते हैं वेव। कोई दिक्कत है क्या? दूसरी हो गई हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और कोई दिक्कत है क्या? तरंग कितने प्रकार के? दो। समझिए दोनों को डिफाइन कैसे करें। हमारे किताब में नहीं है तो हम डिफिनेशन लिखने की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ समझने की तरफ जाएंगे। हमारे पास तरंग के रूप में कितनी? दो। एक तो पहली तो यांत्रिक तरंग हो गई, दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंग। वह तरंग जिसे गमन करने के लिए, चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती, किसी मीडियम की कोई आवश्यकता होती, वह सीधे पदार्थ के ऊपर ऊपर ही चली जाती है। पदार्थ के ऊपर ऊपर माध्यम की आवश्यकता होती, उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। मान लीजिए कि हम ही लोग हैं, सीधे सीधे चल रहे हैं, मान लीजिए तो हम किसी पदार्थ के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन सीधा सीधा चल रहे हैं, कहीं से कोई हलचल नहीं हमारे में हो रही है। तो अगर सीधी रेखा में गमन कर रहे हैं, सीधे सीधे चल रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग। दूसरी चीज याद रखिए, जब चलते चलते पुष्पाराज वाली हालत हो जाए, चपलवे टूट जाए, है? तब तो हमें माध्यम की जरूरत पड़ेगी। तेरी झलक सर्फी, जब हमें माध्यम की जरूरत पड़ी, लगड़ाने लगे, तो समझ जाइएगा कि इधर का उधर चल रहा है, आदमी सही से नहीं चल रहा है, तब क्या कहलाएगी? यांत्रिक। इसका मतलब मेरे बच्चों, इस तरंग को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यह कैसी चलती है, यह कहेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। समझ में आई बातें? यह जब उसको दो भागों में बांटेंगे ना, तब वहां पे देख लेंगे इसकी चीजें। ठीक ना? अभी समझिए, तो हमारे पास कितनी तरंग हो गई? दो। एक तो विद्युत चुंबकीय तरंग और दूसरी यांत्रिक। बोलिए ना, विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक। तरंग कितनी प्रकार की? दो। कि तरंग कितनी प्रकार की बच्चों? दो। कितनी प्रकार की? दो। पहली यांत्रिक, दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंग। पहली तरंग यांत्रिक, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक वेव, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बांटे तो हमारे पास यांत्रिक तरंग दो तरह की। यांत्रिक तरंग कितने तरह की? दो।
पहली तो अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ ऐसे ही लिखा था जी, कुछ छूट नहीं देगा यार जी, कम मुंह में कट हो गया क्या इसमें से? सही है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, सही है? नहीं है? सही है? सही है। अब इतना गलत तो नहीं है, हम भी, अब उससे पूछने से अच्छा है कि हम कहीं और देख ले। उर्वरा भी रहेगा इसमें? अच्छा, कुछ छूट गया था, दैर्ध्य, यही है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है तो सब दो तरंग, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ और वह सारी तरंगे बाबू जो सीधी रेखा में गमन करे उसे क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ। और मेरे बच्चों सीधी रेखा में गमन ना करे तो क्या कहेंगे? अनु, बात समझ में आई क्या? सीधी रेखा में गमन करे अनुप्रस्थ, और इस तरह से चले लॉन्गिट्यूडनल, इस तरह से चले तो क्या कहलाएगी? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? इस वाली तरंग में मेरे बच्चों सिर्फ और सिर्फ हम प्रकाश की बात करेंगे। किसकी बारे में बात करेंगे? प्रकाश। विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे खतरनाक तरंग होती है मेरे बच्चों गामा। कैसी तरह? सबसे खतरनाक। इतना खतरनाक है कि जब ना इसे सीटी स्कैन मशीन में लगाया जाता है ना, तो इसकी थोड़ी सी शक्ति ना पूरे शरीर के अंदर जाकर पता लगा लेती है मेरे बच्चों कि आपके शरीर में क्या दिक्कत है। इतनी डेंजर होती है। इसकी ज्यादा क्षमता लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? ज्यादा क्षमता, तो पूरी तरह से शरीर को गला देगी। समझ में आई बातें? दूसरी, इसके बाद एक्सरे किरण है। कौन सी किरण है? एक्सरे। यो खतरनाक है। जब आपका एक्सरे किया जाता है, हड्डी उड्डी टूट जाती है ना, तो आप देखते हैं जब फोटो खींचा जाता है तो मांसपेशियों को छेद कर हड्डियों का फोटो निकाल लाती है। प्रकाश इतना गजब की है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा एक्सरे के रूप में रखा दिया जाए, एक्सरे के बीच में रख दिया जाए ना, तो बीमारी से पीड़ित हो जाएगा, जिसमें से नपुंसकता की बीमारी लग जाएगी, कैंसर की बीमारी लग जाएगी, अलग अलग बीमारियां, इतना डेंजर होती है। उसके बाद आती है यूवी, अल्ट्रा, ये भी बहुत खतरनाक है। आपने मेरे बच्चों ना अभी इस समय ताजे ताजे खबर में 2-4 साल पहले सुना होगा कि दूरबीन से ऑपरेशन हो रहा है। पथरी उथरी का ऑपरेशन किससे कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, है ये काम में आता है। मशीन में लगा देंगे, देखेंगे आपके जिस स्थान पे पथरी है वहीं पे ले जाके यूवी किरण मारेंगे, स्टोन टूट टूट के छोटा हो जाएगा, बाद में उसको चीर के कहा निकालेंगे? बाहर। क्योंकि सीधा सीधा निकालेंगे तो बड़ा होगा, मांसपेशियों को फाड़ना पड़ेगा, तो ले जाके वहीं पे यूवी किरण मारेगा और उसके बाद किसको तोड़ देगा? छोटे छोटे स्टोन को क्या कर देगा? तोड़ देगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? तो हमारे पास सबसे खतरनाक किरण है गामा, लिख देते हैं गामा। यूवी, इसको क्या बोलते हैं? पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। अब बैगनी वगनी नीक हो चाहे खराब हो, देख लीजिएगा आप लोग। पराबैंगनी, समझ में आई बात है? और इसको एक्सरे तो बोलते ही, ये बोलते हैं। समझ में आई बात है? इसके बाद हमारे पास आती है कौन सी किरण बताइए? विजुअल। क्या बोलते हैं? विजुअल मतलब, विजुअल को हिंदी में क्या कहेंगे बोलिए ना? ऐसी प्रकाश की किरण जिसे हम देख सके, जिसकी वजह से हम कोई चीज देख सकें, जिसे नहीं देख सके, क्योंकि प्रकाश को देखना संभव नहीं है। तो प्रकाश की वजह से हम जब किसी चीज को देख लेते हैं ना, तो ऐसी किरण को बोलते हैं विजुअल। क्या बोलते हैं? विजुअल। विजुअल के बाद हमारे पास क्या आती है बाबू? इंफ्रा। उसके बाद आती है माइक्रो, और माइक्रो के बाद आती है रेडियो।
तो हमारे पास यह जो किरण है ना, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। यहीं पे हमारा क्या है, प्रकाश। बात समझ में आई क्या? हम विद्युत चुंबकीय तरंग में कितनी तरंगों को देखने वाले हैं? गामा, एक्सरे, पराबैंगनी अर्थात अल्ट्रावायलेट, विजुअल जिसमें हम प्रकाश पढ़ेंगे, उसके बाद इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। बात समझ में आई? यह जो किरण है बाबू ना, यह इसी की चाल, इस जो जितनी भी ये सारी किरणें हैं ना, इन सभी की चाल लगभग लगभग मेरे बच्चों 3 × 10⁸ मीटर प्रति क्या होती है? सारी किरणों की चाल कितनी होती है? लगभग इसी प्रकाश की किरण के बराबर। यह हमारा सेंटर पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? आप लोग मैथमेटिक्स में एक चीज पढ़ा होगा, इंटीजर। इंटीजर में आपने धन पूर्णांक पढ़ा होगा और ऋण पूर्णांक, दोनों के बीच में हमारे पास शून्य होता था। क्या होता था? शून्य। शून्य नहीं पॉजिटिव इंटीजर है और नहीं निगेटिव। उसी तरह से हमारे पास विजुअल मतलब प्रकाश के ऊपर 3 तरंग हमारे पास है और प्रकाश के नीचे भी कितनी है? 3। अर्थात हम प्रकाश को नहीं पॉजिटिव और नहीं क्या कहेंगे? लाइट इज नॉट अ पॉजिटिव नाइदर निगेटिव। समझ में आई बातें? जो विजुअल तरंग है हमारे पास, विजुअल वेव है ना, वह नहीं पॉजिटिव होता है और नहीं निगेटिव। कहा जाए कि जब किसी माध्यम से प्रकाश को गुजारा जाए ना, तो वह निगेटिव की तरफ जाएगा कि पॉजिटिव की तरफ? तो क्या कहेंगे आप लोग? नहीं पॉजिटिव की तरफ और नहीं निगेटिव की तरफ। कहां चला जाएगा? सीधे। कहां चला जाएगा? बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है? हमारे पास है विद्युत चुंबकीय तरंग में सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ने वाले? प्रकाश के बारे में। प्रकाश में हम यांत्रिक तरंग बाद में देखेंगे, इसमें साउंड वाउंड बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। समझ में आई बातें? तो हम पहले इसको देखते हैं, क्योंकि हमारे पास कक्षा 10 के लिए यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे और नहीं इस बारे में बात करेंगे, सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? विजुअल के बारे में, जिसमें हमारे पास क्या आएगा? प्रकाश। समझ में आई बातें? अब हमें प्रकाश में पढ़ना क्या क्या है? जब हम प्रकाश को ध्यान से पढ़ेंगे बाबू ना, तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग परावर्तन पढ़ेंगे, इसमें हम लोग अपवर्तन पढ़ेंगे, इसमें हम लोग व्यतिकरण पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रिज्म उरिज्म पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रिज्म, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण। ह्यूमन आईज इसमें पढ़ेंगे हम लोग। बात समझ में आई क्या? तो हम कुछ इस तरह से तरंग को पढ़ने वाले हैं और तरंग में प्रकाश को पढ़ने वाले हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो आपके पास टाइम है 5 मिनट, नोट करिए। देखिए, नहीं कक्षा 10 में पूछा जाएगा, नहीं कक्षा 9 में, किसी में नहीं। बस आप लोगों को जनरल जानकारी के लिए, सामान्य जानकारी के लिए चीजें बताई जा रही हैं। समझ में आई बातें? जब हम प्रकाश पे आएंगे ना, तो आप लोग ऑटोमेटिक समझने लगेंगे सर जी क्या बात हो रही है। समझ में आई बातें? यहां पर भी समझ में आ ही गया होगा। प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसमें हम लोग प्रकाश के सारे तरीकों के बारे में पढ़ेंगे, जितने प्रकार के होते हैं, जिसमें से गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, ये सारे प्रकार थे। जिसमें से हमें पढ़ना किसमें है? विजुअल वेव के बारे में, जिसमें हम प्रकाश पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग और कुछ इसमें देखते हैं, जिससे हम और समझ सके कि क्या पढ़ना है हमें। ठीक ना? चलिए, पानी देना बाबू। इतना बढ़िया से खुदाई करके पानी निकाला गया है ना? डब्बा देख के ये अनुभव ना किया जाए कि पानी खरीद के आया है कि नहीं? अच्छा, ये वाला ठीक है। तो जो गामा वाला वाई लिखे है वो शायद उल्टा है। हाँ ठीक है बेटा, गामा वाला वाई ऐसे रहता है। अभी खुश है?
नीचे 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 वो भी अल्फा बीटा गामा ही होता है, ऐसे बोल रही है बच्चियां लिखने के लिए, जानते हो कैसे? ऐसे। अब सही है, हम उल्टा बना दिए थे, बस गामा समझिए नहीं, हिंदी में कहाँ लिखे थे यहाँ पे? जब हमारे यहाँ हिंदी मीडियम वाले अंग्रेजी में ढूंढ रहे हैं, सिंबॉलिक ढूंढ रहे हैं, तो अब युग जमाना चेंज हो गया है। अंग्रेजी माध्यम वाले, हम लोगों का माध्यम भोजपुरिया माध्यम था, है कि नहीं? ए बकुला, बात काहे कर रहे हो? क्या घट गया? तुम्हारा कुछ न कुछ घटा ही रहता है चोट्टा। हाँ? हाँ, पढ़ नहीं रहा है आजकल, उसका दिमाग दूसरे जगह चल रहा है, बारात कर रहा है आजकल ना, बारातियों को लाने का काम कर रहा है, जा रहा है रिसीव करने। ब्लिंकिट ज्वाइन कर लेता बेटा, 2 पैसा का काम हो जाता। अभी कह रहा है कि गए थे लाने हम उसको सर जी, उसके नानी के यहाँ से। चलिए, हो गया बच्चों? तो हम अगले बात किसके बारे में समझने वाले हैं? प्रकाश के बारे में। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे हम लेते हैं प्रकाश, है ना? अब जो चाह रहे थे आप लोगों की बात वही होगी, समझिए बेटा। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज आप लोगों का जो चैप्टर है 10 कक्षा 10 के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, सभी के लिए हो गया, आप लोगों के लिए तो फिक्स है। आइए, प्रकाश। प्रकाश को 2 रूपों में जाना जाता है। पहले तो प्रकाश किसके रूप में? तरंग, जिसमें हम लोग प्रकाश को कौन सी तरंग बोल रहे थे बाबू? अभी हमने पढ़ा विद्युत चुंबकीय। क्या बोल रहे थे? विद्युत चुंबकीय तरंग। और एक बात और बोलता है, एग्जाम में कभी कभी, यहां तो नहीं, बड़े एग्जामों में जैसे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर सी पर लिखा रहता है ना, अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या लिखा रहता है? अनुप्रस्थ चुंबकीय तरंग। काम तो इसका अनुप्रस्थ जैसे है, क्योंकि सीधी रेखा में चलती है अनुप्रस्थ नहीं। काम इसका अनुप्रस्थ जैसा है, दिखता है अनुप्रस्थ जैसा, अनुप्रस्थ नहीं है, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग किसमें आ जाती है हमारे पास? यांत्रिक तरंग में। क्या यह यांत्रिक तरंग है? नहीं, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। समझ में आई बातें? आई, हमारे पास तरंग के रूप में सबसे पहले जो वैज्ञानिक ने बताया था ना, उनका नाम था मैक्सवेल। किसने बताया था? मैक्स। हमारे पास यह वैज्ञानिक थे जिन्होंने, देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए इनके बाद भी, जिन्होंने प्रकाश को अलग अलग रूपों में देखा। न्यूटन भी इसमें शामिल थे। समझ में आई बातें? लेकिन वैज्ञानिक थे। मैक्सवेल लॉ पढ़ेंगे आप लोग इसमें जाके, जो चुंबकीय तरंग पढ़ेंगे ना, जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ेंगे, उसमें मैक्सवेल के बारे में देखेंगे, मैक्सवेल का नियम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे समझिए ना कि तरंग के रूप में प्रकाश को सबसे पहली बात अच्छे से किसने की थी? मैक्सवेल ने। यह एक वैज्ञानिक है। प्रकाश को एक और रूप में देखा जाता है। अगर तरंग के रूप में देखा जाए तो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। लेकिन अगर प्रकाश को कण के रूप में देखा जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटान। क्या कहते हैं? तरंग के रूप में नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग, कण के रूप में क्या नाम है बाबू? फोटान। कण के रूप में क्या नाम है? शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन इसका कण के रूप में न्यूटन साहब ने देखा था इसको। शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन कण के रूप में इसे किसने देखा था? न्यूटन ने। न्यूटन को तो सभी लोग जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आम गिर गया कि अमरूद की सेव, सेव गिरा था, ये बुचिया वहीं पे थी, ये खा, अच्छा यही उठा के दी थी, बस उसको भगा दिए थे, चल निकल, नहीं तो तू भी शामिल हो जाएगी, खोज कर लेंगे तो।
एक और ये सर जी सेव गिरा था, कहाँ लिखा है कि सेव गिरा था? हम गए थे, हम तो कह रहे हैं आम गिरा था, अमरूद गिरा था। हमने अमरूद को चूते हुए नहीं देखा है अभी तक। गिरता है, किसी को छत से ढकेल दीजिए वो अभी व्यक्ति गिरता ही है, और उस पर भी वही नियम लगता है जो आम और किस पर लगता है। अच्छा, न्यूटन को क्या यह बात नहीं पता थी कि वो सुबह खाना खाया रहे होंगे तो क्या उसमें से एक आध को चावल नीचे नहीं गिरा होगा? चम्मच से खाएंगे तो नहीं गिरेगा, नया आविष्कार है। चम्मच नहीं, बेलचा यूज करिए, नहीं गिरेगा। एक चीज और बात है, क्या लगता है न्यूटन साहब थूके होंगे तो ऊपर चला गया होगा, कि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले थूके नहीं, थूकोगे घुट जाते रहे होंगे? हाँ, घुट जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि सलाइवा में ना पाचन शक्ति बढ़ाने की क्षमता होती है। सलाइवा भोजन को चिपचिपा बनाता है, ढोट जाओ। अच्छा, सर पे गिरा था। चलिए, इससे भी खतरनाक कुछ और बात हो सकती है, लेकिन हम वो बात नहीं सामने रखना चाहेंगे। गिरने की बात है तो छोड़िए, जाने दीजिए। सर पे नहाने गए होंगे तो भी पानी ही गिराए होंगे, पानी भी कहाँ गिरा होगा? नीचे। उनकी बुद्धि उसी समय खुली। अच्छा, नदी में नहाते थे, विदेश में नदी आ गई, कौन सी नदी? नील नदी थी ना, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हाँ, स्विमिंग पूल। चलिए, शायद कण के रूप में, समझिए बेटा, शायद कण के रूप में ना न्यूटन साहब ने देखा था, ऐसा हम क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार सर्च कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, पर हम लिख रहे हैं कण के रूप में ना, कण के रूप में प्रकाश को किस नाम से जाना गया? फोटान। तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग। बात समझ में आई? अगर किसी चीज को दो रूपों में जाना जाए, कितने रूपों में जाना जाए? दो। कितने रूपों में जाना जाए? दो। तो इसका एक गुण तो हुआ नहीं, कितने गुण हो गए? कितने गुण हो गए बाबू? दो। कितने गुण हो गए प्रकाश के? प्रकाश के कितने गुण हो गए? दो। अगर एक गुण होता तो हम उसके नेचर की बात नहीं करते, एक गुण होता तो उसके नेचर की हम बात, लेकिन प्रकाश के अब कितने गुण हो गए? दो। तो इसी अवस्था को हम, प्रकाश को दो गुण के नाम को हम कहते हैं, या प्रकाश का द्वैध गुण है। कैसा गुण है? द्वैध। कैसे द्वैध दिखाता जी? ऐसे द्वैध ना, इंग्लिश में डुअल नेचर। इंग्लिश में कौन सा नेचर? डुअल। मतलब दो गुण है, एक तो तरंग के रूप में भी और दूसरा कण के रूप में। अगर प्रकाश के चाल की बात की जाए, किसकी बात की जाए बाबू? चाल। तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा, अगर प्रकाश की चाल, जिस चाल को हम लोग लिखते हैं या रखते हैं, वह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ? मीटर प्रति सेकंड को घंटा में बदल लेंगे, मीटर प्रति सेकंड को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? बात समझिए, वो कर लेंगे आप लोग सीधे सीधे, भैया आपको जो करना है करिए, पर हम मीटर सेकंड में रखेंगे, पावर के रूप में दर्शाते हैं इसको, तो यही देखेंगे ना। प्रकाश की चाल क्या हो गई? लेकिन देखिए, प्रकाश जरूरी नहीं है, ये जो चाल है ना, यह कम बेसी हो सकती है। पर कहेंगे सर जी कम बेसी का मतलब क्या होता है? तो जब पदार्थ की अवस्थाओं में प्रकाश चलता है या फिर निर्वात में चलता है, निर्वात की बातें किए थे, अंतरिक्ष में जहां कोई पदार्थ नहीं है, तो प्रकाश गमन करता है अगर, तो सबसे तेज प्रकाश की अगर गति की बात करें, चाल और गति में अंतर है, चाल और गति में अंतर है। गति मत, चाल का मतलब क्या होता है? वह कितनी स्पीड से चल रहा है, लेकिन उसकी गति कम और बेसी हो सकती है, चाल कम और बेसी हो सकती है। तो अगर प्रकाश के चाल की बात करें तो सबसे तेज किसमें होता है? सबसे अधिक गति, सबसे अधिक गति किसमें होती है बाबू? निर्वात में। और यह हमने जो लिखा है बाबू ना, निर्वात की गति लिखी है। निर्वात में, निर्वात क्या है? जहां पे कोई माध्यम ही ना हो। समझ में आई बातें? कोई पदार्थ ही ना हो, ना ही ठोस हो, ना ही द्रव हो, ना ही गैस हो, कुछ भी ना हो, ना ही कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। समझ में आई बातें?
इसके बाद किसमें होता है बाबू? गैस में। और सबसे कम किसमें होता है? ठोस में। गैस के बाद द्रव में ले लेते हैं, और सबसे कम किसमें होता है? ठोस में। प्रकाश कुछ इस तरह से गमन करता है। प्रकाश की चाल किसमें सबसे ज्यादा? निर्वात में। उससे कम किसमें? उससे कम किसमें? सबसे कम किसमें? निर्वात मतलब होता है बाबू वो स्थान जहां पे कोई क्या हुआ? वैक्यूम बोल सकते हैं, वैक्यूम ऐसा बोल सकते हैं, वैक्यूम इसलिए बोल सकते हैं जहां पे कोई भी वैक्यूम का मतलब होता है ना कोई हवा ना हो, ना वायु हो, ना कुछ हो। निर्वात को इंग्लिश में क्या कहेंगे बता दीजिए तो? चलिए समझिए, निर्वात मतलब जहां कुछ भी मौजूद ना हो। हमारे वायुमंडल के बाद सारी चीजें किसमें गिनी जाएगी? निर्वात में। किसमें गिनी जाएगी? निर्वात में। बात समझ में आई क्या? क्या लगता था कि यांत्रिक तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता थी क्या? क्या यांत्रिक तरंग माध्यम निर्वात में गमन कर सकती है? नहीं कर सकती। साउंड को अगर अंतरिक्ष में निर्वात में बोला जाएगा तो सामने इस नहीं सुनाई देगा, क्योंकि साउंड किसी न किसी स्थान पे किसी न किसी से टकरा के चलता है। समझ में आई बातें? हम बोल रहे हैं बाबू आपको आवाज सुनाई दे रही, इसका मतलब हम वायुमंडल से घिरे हुए हैं, अगल बगल की सारी चीजें टकरा के वापस आ रही है। आप लोग ये भी सुने होंगे कि डीजे इधर बजता है, आवाज इधर से कभी कभी आने लगती है। समझ में आई बातें? समझिए ना, हमने कहा कि सबसे ज्यादा अगर प्रकाश की चाल की बात करें तो किसमें है? प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति। उससे कम, उससे कम, उससे कम, और एकदम नहीं। किसमें बाबू? एकदम नहीं किसमें है? हैया नहीं है, ब्लैक होल में। यह ब्लैक होल क्या है भूगोल वाले बढ़िया से बताएंगे। अंतरिक्ष में होने वाली तारों के बाद तारों के टूटने से, आपस में रगड़ने से, या तारे एकदम खत्म हो जाए, उसके बाद कोई चीज एकदम डेंस हो जाती है। डेंस मतलब एकदम सघन हो जाती है, घना, जिसका घनत्व तो एकदम बढ़ जाए, उसे क्या कहेंगे? ब्लैक होल। समझ में आई बातें? ब्लैक होल बहुत ज्यादा घनत्व वाली वस्तु है, तो वहां से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है। तो हम प्रकाश की अवस्था इसमें पढ़ेंगे। भाव प्रकाश अपने आप में एक ऐसी चीज है ना, समझिएगा बात को, प्रकाश अपने आप में एक ऐसी चीज है ना जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। प्रकाश की वजह से ही किसी वस्तु को हम क्या करते हैं? प्रकाश नहीं होगा तो क्या कोई चीज हमें दिखाई देगी? इम्पॉसिबल। इसी आधार पे अगर हम प्रकाश के बारे में बात करेंगे, ब्लैक होल की लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती तो हम लोग को दिखता कैसे? हमने कहा कि ब्लैक होल दिखता है आपको? अनुमान लगाए लोग। नहीं, ब्लैक होल दिखने का क्या मतलब होता है? जहां से प्रकाश का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, मतलब कोई चीज आती नहीं है वापस, जब उसमें जाती है तो प्रकाश भी वापस आएगा नहीं, लेकिन ब्लैक तो दिखेगा ना, रिफ्लेक्शन को खींच लेगा पूरी तरह से अपने अंदर, तो शैडो की तरह तो दिखेगा हमें ना। समझ में आई बात है? हमने कहा कि प्रकाश का परावर्तन ही नहीं उसमें से होता है। परावर्तन का मतलब प्रकाश वापस लौट के नहीं आता है। यह जो हमारे पास आप लोगों को मिरर दिखाएंगे, कांच, ये समझिएगा कि यह जो हमारे पास लेंस है, यह इसमें प्रकाश का परावर्तन होगा कि अपवर्तन? अपवर्तन होगा। प्रकाश टकरा के वापस तो नहीं जाएगा इसमें, फिर भी तो यह हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? सुमित को दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है दिख रहा है ना। चलिए, अभी ये पूछ रहे हैं इनको क्या दिख रहा है। बाबू इतना लेट क्यों है आप? विकास धीमे है कि दिमाग धीमे है? विकास धीमे है। शारीरिक विकास धीमे है, मानसिक विकास तो उस पर ही प्रभाव पड़ता है। तो आइए समझते हैं बात को। छोड़िए, देखिए हमारी आदत है बोलना, बिना बोले आप लोगों का काम नहीं चलेगा। भगवान आपको बल बुद्धि दे चाहे ना दे, थोड़ा विकास दे दे। आइए, इतनी सारी चीजें, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि प्रकाश को देखने के लिए किसकी आवश्यकता है? सॉरी माफ करिए, किसी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता है? बिना प्रकाश, बिना लाइट के कोई वस्तु देखी जा सकती है क्या? नहीं, कभी नहीं देखी जा सकती। अर्थात अगर हम वस्तु को बांटे तो वस्तुएं दो तरह से। छोटी सी बातें आप लोगों को यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे।
एक तो दीप्त वस्तुएं होती हैं, एक क्या होती है प्रदीप्त, और एक तो दीप्त और दूसरा प्रदीप्त। दो तरह की वस्तुएं। कितनी तरह की वस्तुएं? दो। आप इसके बारे में ज्यादा नहीं समझेंगे, ज्यादा नहीं सीखेंगे, फिर भी जानिए कि एक वस्तु क्या है दीप्त और दूसरी क्या है प्रदीप्त। अगर हम दीप्त वस्तु की बात करें ना, तो ऐसी सारी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, ऐसी सारी वस्तुएं जिसमें किसका प्रकाश हो? स्वयं का। जैसे लालटेन जला दीजिए, हमने बल्ब जला रखा है, इसमें स्वयं का प्रकाश है, इसी के प्रकाश की वजह से हम यहां पे दिखाई दे रहे हैं, बोर्ड दिखाई दे रहा है। दूसरी चीजें जिसमें स्वयं का प्रकाश प्रदीप्त, जिसमें स्वयं का प्रकाश न हो, मतलब किसी और के प्रकाश से वह हमें दिखाई दे। जैसे हम खुद, बल्ब का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ रहा है और प्रकाश का रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन आपकी आंखों पर पड़ रहा है और उसका इमेज आपके रेटिना पर बन रहा है, जिससे हम आपको क्या कर रहे हैं? आपको क्या कर रहे हैं? दिखाई। दुनिया में सारी चीजें इसी आधार पर दिखती है। सूर्य में स्वयं का प्रकाश है, अर्थात सूर्य कैसी वस्तु है? चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं, बल्कि चंद्रमा किसके प्रकाश से दिखाई देता है? अर्थात कैसा है? तारों में स्वयं का प्रकाश है, तारों में स्वयं का प्रकाश है, तो तारे दीप्त हुए कि प्रदीप्त हुए? दीप्त वस्तु हुई, स्वयं का प्रकाश है इसमें। इसका मतलब मेरे बच्चों, स्वयं का प्रकाश वाली अगर चीज है तो हमारे पास सूर्य भी तो एक तारा है। सूर्य क्या है? सन इज ए स्टार। सन इज ए, हमारे सबसे नजदीक उपस्थित तारा का क्या नाम है? सूर्य। सबसे नजदीक हमारे तारा कौन है? बात समझ में आई क्या? बाकी बहुत सारे दुनिया में तारे, तारों की संख्या असंख्य है बाबू, कोई गिनती नहीं है। जिस हम ब्रह्मांड में रहते हैं ना, जिस हम गैलेक्सी में रहते हैं, उसमें तारों की संख्या की कमी नहीं है। समझ में आई बात है? अब समझिए, हमने लाइट जलाया तो लाइट से निकलने वाला प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ेगा वह दीप्त कहलाएगी कि प्रदीप्त? प्रदीप्त कहलाएगी, क्योंकि हम प्रकाश को जलाकर उसको देखने का काम कर रहे हैं। लेकिन लाइट से प्रकाश मिला तो निकला तो लाइट दीप्त कहलाएगी प्रदीप्त? दीप्त कहलाएगी, क्योंकि इससे प्रकाश निकल रहा है, और जिस पर पड़ रहा है वो क्या कहलाएगी? प्रदीप्त। तो आप लोगों को ये बातें तो पूरी पकड़ में आ गई होगी कि दीप्त और प्रदीप्त किसे कहते हैं। बात समझ में आई क्या? हम लोग क्या है? दीप्त की प्रदीप्त? प्रदीप्त। हमें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। इसका मतलब बाबू यह है कि आप कितने भी अंधेरे में खड़े रहिए, आप सभी लोग कितने भी अंधेरे में खड़े रहिए, उजाला में कोई व्यक्ति खड़ा है, प्रकाश में कोई व्यक्ति खड़ा है, तो आपको दिखाई दे जाएगा। पर आप अंधेरे में खड़ा है और देखने वाला कितना भी उजाला में खड़ा है, वह आपको देख कभी पाएगा नहीं, क्योंकि प्रकाश से आप प्रदीप्त होने चाहिए, वह नहीं। जो जिसे हमें देखना है ना, उस पर प्रकाश पड़ना चाहिए, जो देख रहा है उस पर नहीं। इसलिए मोबाइल को जब हम देखते हैं ना, तो मोबाइल से रोशनी निकलती है, रिफ्लेक्स, क्योंकि मोबाइल पे चलने वाला प्रकाश ना हमारी आंखों पर इमेज बनाता है। समझ में आई बात है? आंखों से लाइट निकलेगी तो ये जरूरी थोड़ी कि वो चीजें दिखाई दे। ऐसी सारी चीजें प्रकाश के ऊपर डिपेंड करती हैं। प्रकाश कुछ इस आधार पे हम पढ़ेंगे, इसके बारे में कल और चर्चाएं होंगी। कल प्रकाश के बारे में हम यह पढ़ेंगे बाबू कि प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन क्या होते हैं, और प्रकाश के विवर्तन क्या होते हैं। समझ में आई बात है? तो कल मिलते हैं इसी क्लास के साथ।